ए वर्सेस टी का था, एल एन ए वर्सेस टी का था, लॉग ए वर्सेस टी, हाफ वर्सेस नॉट का था, हाफ वर्सेस। इस क्वेश्चन करने के लिए पहले वाला इक्वेशन देखें, एल एन ए नॉट अपन ए इसके बराबर आता था के टी के बराबर, यही ना। तो अगर पावर में दोनों एल एन को हटाओगे, पावर के टी ये आएगा, है ना। और अगर मैं इस ए नॉट को ऐसा फ्लिप करता हूँ, नॉट को ऊपर और ए को नीचे, ए नॉट तो ऊपर, अगर मैं ए नॉट को नीचे कर दूँ और ए को ऊपर कर दूँ, तो लगता है कि यहाँ माइनस ए आएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। क्या कर दो, आएगा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट वन अपॉन ए आएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। जब ई टू द पावर के टी ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, ए को अगर इधर ले जाएं तो ये ए नॉट क्या रहा। ये ग्राफ बनाना, देखो ये ग्राफ बनाना नहीं, अगर अगर तुम इक्वल टू जीरो रखो, उस टाइम पे ए की वैल्यू कितने के बराबर होगी, नॉट के बराबर होगा ना भाई। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इक्वेशन घटेगा। घटने के तीन तरीके हैं, ऐसे घटा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में घटा सकते हैं, एक थोड़ा ऐसे घटा। कौन सा वाला सही है, गलत। यहाँ पर एक कब जीरो हो रहा है, रिएक्शन कब 100% कम। क्लास में क्वेश्चन कराया था एक, फाइनाइट टाइम में मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, मतलब एक कभी जीरो हो रहा है कि नहीं। कहाँ जीरो होगा, फाइनाइट पे। ग्राफ ऐसा बनाना है, अगर ऐसे बनाएंगे तो फिर यही जीरो हो गया ना। इवन स्ट्रेट लाइन भी बनाएंगे तो ये तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही ना। अपने को एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कहीं जीरो ना हो, ये ऐसा इसे फ्लैट हो जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कितने लोग बना पाए अपने मन पे, बात है तो ना। अगला है एल एन ए वर्सेज टी का, एल एन ए वर्सेज टी का ग्राफ बनाओगे क्या आएगा, एल एन ए नॉट अपन ए टी है। एल एन ए नॉट को अपन चेंज कर सकते हैं, माइनस एन ए क्या रहा है, एल एन ए को उधर ले जाओ, ए टी किधर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना बे। और ये वाली चीज़ को मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, कैसा ग्राफ बन रहा है, क्या बन रहा है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, एल एन ए नॉट से, और इसके बाद स्ट्रेट लाइन बने। क्या स्लोप की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो है टेन थीटा, जब भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों बताएंगे। ये कितने लोग सही से बना पाए थे, जब लॉग वाला ग्राफ बनाएंगे यहीं पर लॉग लगाएंगे, जब सेम यही ग्राफ बनेगा, लॉग ए नॉट अपॉन ए क्या रहा है, के टी के बराबर 0.303, लॉग ए नॉट अपॉन ए क्या रहा, 0.3, इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला
ये जो बनेगा ए नॉट माइनस लॉग क्या बनेगा, यही बनेगा ना। मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया, शायद तुम लोग आ रहा है। तो अब ए को इधर ले जाओ और केटी को इधर ले आओ, सेम वैसे ही जैसे लॉग ए इधर आएगा, केटी डिवाइड बाई 2। ये चीज़ को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और इस चीज़ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई इज इक्वल टू देख क्या है, लॉग ए नॉट। स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ जो थीटा आएगा टेन थीटा अपॉन, ये कितने लोग सही से बनाए थे, बनाए क्या हो तुम लोग। नेक्स्ट जो ग्राफ है अगर देखा जाए यहाँ पर लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2.3, यही आ रहा। हाफ लाइफ का ग्राफ बनाना है और मैं इस जगह पे टी हाफ लिखूँ, यहाँ ए की जगह पे क्या लिखोगे, ए नॉट बाई 2 ये लिखोगे ना, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्या, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो रहा है और ये 2 कहाँ चला जाएगा पर, तो यहाँ आ जाएगा लॉग 2, क्या रहा, टी हाफ आएगा, टी हाफ आएगा, क्या आएगा, लॉग 2 इंटू 0.3 अपॉन क्या बे ए, लॉग 2 की वैल्यू कितनी, 0.3 मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, जगह ये नहीं है, क्या आएगा 0.693 बाई के रहा है ना। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए नॉट बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या होगा, नॉट है ही नहीं, ए नॉट बढ़ाने से टी हाफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस हो सकता है कि ए नॉट बढ़े और टी हाफ ना बढ़े, तब ग्राफ कैसा बनेगा, एल टू एक्स, इन के बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर ये अपने मन से बना पाते हो तो अच्छी बात है, याद रखना पड़ेगा, बनाओ। हाँ यहाँ बैठते हो, ऊपर बैठते हैं ना, अगर कोई नहीं है तो बैठ जाती, तो इससे कोई, ये तो वहाँ कोई नहीं है क्योंकि तू नहीं है वहाँ पे, बैठती है उधर, इधर इधर कोई नहीं। ये प्राणी कहाँ है, यहाँ बैठा, जहाँ जगह मिल जाए यही करना चाहिए, फिक्स जगह नहीं रखनी चाहिए, एक सीट रख के बैठ गए हैं वहीं बैठते हैं, चाहे कभी भी आए। जहाँ
आइसोमेरिक आएंगे मतलब फर्स्ट फेज, फिफ्थ फेज, फर्स्ट फेज। देख लिया। एक करवा रहे थे क्या, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन से बनाओ। देखो, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ना, एक रिएक्शन है ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तुम्हें इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालना है, तुम्हारे पास 2 मिनट का समय, जल्दी करो।
लोग कुछ ना कुछ इक्वेशन डिराइव कर लिए? बहुत ही कम लोग। ठीक। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी कितने के बराबर आएगा भाई? ए इंटू ए टू दावर, यही आ रहा है। सदाबा करते हैं तो ये आएगा माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर ए डी टी, ये आ रहा है। के बाद तुम इंटीग्रेशन आना चाहिए, जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ से कहाँ, ए नॉट से लेके ए तक। ये लिखने के बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत सारे लोगों को नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको लिखेंगे माइनस प्लस वन अपॉन ए, यहाँ ए नॉट, इधर क्या लिखोगे तो जब करोगे वन अपॉन, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये होता है। और अगर यहाँ पर एन लिखा रहता, यहाँ क्या आता? अगर एन होता तो ये कितने लोग सही से डिराइव कर पाए थे अपने मन? बाकी लोग, आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन कर, देख लिया? देखो क्वेश्चन है ए इज इक्वल बी प्लस, ए की वैल्यू दे रखी है 3.3 पर मोल पर मिनट। So if rate constant of a reaction 3A is equal to 2B plus C is 1.3 10 to the power 3.33 into 10 to the power minus 3, initial concentration of A जो है वो by 3, m by 3 भी लिखा रहता है by 3 मोल by 3 एक ही बात है। Then calculate the time reaction is completed by, calculate time reaction by, पहला क्या लिखवाएंगे 10%, का क्या लिखवाएंगे भैया 20%, का क्या लिखवाएंगे 5%। अब क्वेश्चन पता ही है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन लिखो और आंसर निकालो। 25 के बाद क्या लिखवाएंगे 50%, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे ई हाफ। फिर इसके बाद क्या लिखवाएंगे 75%, 90%, 99%, 99.9% और फिर 100%। जल्दी करो।
हमारे पास समय है, अरे 99.999 क्यों कर लेना, अगर तुम्हारा मन है करना तुम कर लेना, मैं नहीं करूँगा। सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा मैं, बाकी उसके बाद तुम। लोग एटलीस्ट पहला वाला क्वेश्चन कर लिया थोड़ा, हाथ नहीं उठा। चलो इधर देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए 1/a आएगा, -1/a0 के बराबर होगा भाई, के टी के बराबर कि 3 KT के बराबर, ये समझ में आता है ना। A0 दिया है 1/3, ए की वैल्यू कितनी हो, जब जब 100 10% रिएक्शन कम, 10% जब रिएक्शन कंप्लीट हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, 90 क्या, यही आ रहा है यार, सही कैंसिल हो रहा है क्या, 0.3 आ रहा है नहीं, तो इसको अपन 1/1, यहाँ पे 0.3 लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख सकते, A0 की जगह पे 1/3 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 10/3, ये बाई 3 में ही रख के रहो क्या, अरे सही लिखा है ना, गलत बताते हो, 3/10, और ये 1/3,
ठीक है ना, अब ठीक है। और इज इक्वल टू 3 को भी 1/3 लिख, 10/3, 10⁻⁻, क्या 3.33 को 10/3 लिख सकते हैं। 10/3 क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? और इंटू टी तो रह गया। कितने इक्वेशन है बे? अननोन है, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। थोड़ा कैलकुलेशन है तो ये आएगा 10/3 -3/1, ये आ रहा है, इज इक्वल टू 10⁻⁻, ये आ रहा है। ये घटा के जल्दी से बता सकते हो कितना आएगा? 1/3, 1/3 तो आ रहा है, ही आएगा, क्या आएगा 100/3। क्या अभी जस्ट सॉल्व, 100/3 का मतलब क्या, 33। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए? संख्या इज नेग्लिजिबल। करो, ये मिटा क्यों दिया बे मैंने?
लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? ठीक है, इसको कर लेना। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी करो।
कितने लोग तीनों ग्राफ बना लिए? कठिन तो है यार ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। नहीं कर पाए वो लोग, इधर देखें। 1/a - 1/a0 इज इक्वल टू क्या होता है, के टी, यही है ना? अब अगर 1/a वर्सेज, अगर इस मुझे ग्राफ बनाना, ये देख, वन -1/a0 इधर जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यही ना? और अगर इस चीज़ को मैंने y पे प्लॉट किया और इसको मैंने x पे प्लॉट किया, ये y इज इक्वल टू mx+c जैसा ग्राफ है। तो c कितना है, इंटरसेप्ट कितना है 1/a0, और स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा। और ये जो थीटा होगा, tan थीटा कितने, ये ग्राफ कितने लोग एटलीस्ट सही से बना पाए? कठिन ग्राफ है क्या ये? एस का बड़ा दिक्कत ग्राफ बना। टी हाफ अगर निकालना है, के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? कर ले आओ। ए की जगह पे क्या लिखोगे, a0/, जगह पे क्या आएगा, टी हाफ। कहाँ चला जाएगा? 2/a0 में से 1/a0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/a0। और आपके बाद क्या आएगा, a0 बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या हो रहा है, घट रहा है। और के बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों का ही क्या बनेगा? क्लिफ में हो? अच्छा, एक चीज़ तो नोटिस की होगी सारे ग्राफ बनाने के बाद, जीरो ऑर्डर की टी हाफ वर्सेस का ग्राफ रेक्ट, जो टी हाफ वर्सेस का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर में भी वही है, फर्स्ट ऑर्डर में भी वही। समझ में आ रहा है? दोनों ग्राफ कितने लोग सही से बनाए? बाकी लोग छापो जल्दी। एक और कौन सा ऑर्डर बचा है, थर्ड ऑर्डर ना? थर्ड ऑर्डर का nth का कर लो सीधे। देखो, derive the integrated equation of, derive integrated equation of nth order reaction।
कर लिया। कहीं दिखा दो ऐसे। तो क्यों नाटक करते हो कि इंटीग्रेशन नहीं आता? कितने लोगों को इंटीग्रेशन आता है इसमें? ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं मैं डिफरेंशिएशन आता है, बस उसी का उल्टा करना होता है। ये तुम्हें पता है ना? एक ऐसा फंक्शन लिखना होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से वही आ जाए। nth ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेगा, चलो देखते हैं। माइनस ए इज इक्वल टू, अगर कोई प्रोडक्ट है, माइनस डी ए बाई डी टी कितने बराबर आएगा? के इंटू ए टू दावर एन, यही आएगा। थोड़ा इधर उधर करते हैं तो ये आएगा माइनस डी ए ऑन ए टू दावर एन इक्वल टू ए डी टी। यार इंटीग्रेट करो जीरो से लेके टी तक, इसको भी इंटीग्रेट करो ए नॉट से लेके इसको। यहाँ तक तो सब लोग लिखे होगे। वेरी गुड, बस यहीं तक लिखना था। इसके बाद जो लिख रहे हैं उसको छाप लेना। वो अब मैं वो इंटीग्रेशन कैसे सिखाऊंगा यार? इंटीग्रेशन देखो, एक तो मेरी मैथ्स कमजोर थी बहुत ही, मैंने मैथ्स जस्ट लिया ही था, और इसलिए नहीं लिया था कि मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी, इसलिए कि मुझे बायो पसंद नहीं थी। हाँ, तो मैथ्स में तो ऐसे लटकते लटकते पास हुआ था। यही में भी जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था। मैथ्स इंटीग्रेशन मुझे आता भी नहीं, खाली मुझे भी डिफरेंस। अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता था, मैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके टिक जाता था, उसको डिफरेंशिएट आंसर क्वेश्चन वाला आ जाता था। ऐसे ही तो करते हैं, जब नहीं आता है तो कुछ तो दिमाग लगाओगे। हाँ, डिफरेंशिएशन करना आता था तो जो आता था वो जल्दी से कर लेते थे। चारों ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लेता था, अकड़ बकड़ कर डिफरेंशिएट। मुझे लगता है कि ये वाला होना चाहिए, फिर मैं डिफरेंशिएट करता, आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता दूसरा करता था। केमिस्ट्री काम भर के आते थे। तुमसे तुमसे ज्यादा आती है उस टाइम पे। पर हाँ, फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी। आईटी जेई में मेनली चाहिए होता है मैथ्स और फिजिक्स। केमिस्ट्री तो बस ऐसे ही है, रैंक बनाने के लिए होता है। कमजोर थी इसलिए रैंक अच्छी नहीं। रैंक मेरी 4000। अपनी रैंक सबको याद रहती है। ये कितने बच्चों में से ये 7.5 लाख, 7.5 लाख मेरे टाइम पे 7.5 लाख लोग दिए। ये हाँ, मैं थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहा था, पर 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 हाँ, वो एक एक टू पता नहीं कहाँ से ला के वो। एक्चुअली में क्या है कि जब मैं जब टेस्ट देने गया था तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। एक तो मैं अपने पापा के साथ चला गया टेस्ट देने। दुनिया में कोई भी काम कर लेना है, हर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में रास्ते भर भगाते हैं, रास्ते भर। मेरे पापा मुझे 4 बजे उठा दिए, सुबह 4 बजे की वो एग्जाम है आज। तो हम सुबह 8 बजे, 4 बजे उठ के मैं क्या करूँगा? अरे नहाओगे धोगे तैयार होगे, पहुँचने में टाइम लगेगा। तो 10 मिनट की दूरी पे है सेंटर, जहाँ होटल में रुके वहाँ से 10 मिनट पैदल चल के जाएंगे, क्या शाम लग जाएगा? तो पैदल 8 बजे से, 8 बजे से नहीं, 9 बजे से पेपर था, 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम थी, 6:30 बजे वहाँ पहुँचे। कोई नहीं है वहाँ। हाँ, दो और टीचर हैं, दो और लोग पहुँचे, वो भी अपने पापा के साथ है वो। और फिर सब लोग खोज रहे हैं कि इधर चाय कहाँ मिलेगी। 6:30 बजे कहाँ चाय? चाय वाला भी सो रहा होगा। और उन सब का पेपर खराब हुआ था। तो भी पहले कि क्या करते हैं पापा लोग पता है? बस हाँ, जबरदस्ती का स्ट्रेस जनरेट कर देते। वो पढ़ रहा है, अरे वो पढ़ रहा है क्योंकि वो साल भर नहीं पढ़ा है। मैं तो साल भर पढ़ा हूँ, वो भी पढ़ने से थोड़े सिलेक्शन हो जाएगा। वो पढ़ रहा है तो वो बेवकूफ़ है। बहुत सारे लोग तो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो देखा है कभी एग्जामिनेशन सेंटर पे
लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होते हो, लास्ट मिनट रिवीजन नहीं, फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं खुद को भी और दूसरों को भी। मजाक नहीं कर रहे, उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। तुम एक चीज याद कर लो, जो लास्ट मोमेंट पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको देख के फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उसकी तरस खाने की जरूरत। वो लोग फ्रस्ट्रेट करते जाते हैं और पिताजी लोग इसको देख के वैसे ही फ्रस्ट्रेट करते हैं। और एक तो फिर एग्जामिनेशन आने के बाद फिर पहला एग्जाम हुआ, उसमें 3 बार में एग्जाम होता था। एग्जाम होने के बाद बोले क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं क्यों बताऊं कैसा हुआ अभी। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कैसा। आईटीजे का पेपर टफ ही होता है, तो अब उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, अब उसमें से 5 भी कर दिए, 6 भी कर दिए तो भी अच्छा ही हुआ है। आईटीजे में टफ होता था, आसान हो गया। तो अगर 30 से 10 क्वेश्चन कर लिया तो अच्छा होता है। तो बोलो कि 10 क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा है, ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं, पासिंग मार्क्स लाने भी नहीं उसमें। और 4 गार्जियन मिलके पता नहीं कहाँ से वो एक टाइप के अपने टाइप के लोग खोज लेते हैं उसमें 2 घंटे के एग्जाम। हाँ, वो अपने टाइप के लोग खोज लेते हैं, बैठे वहां पे बीजेपी कांग्रेस करने में, वहाँ उधर ही कर रहे हैं। और फिर जैसी क्लास, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सब लोग पापा वाले मोड में आ जाते हैं, बस सब बैठ के डिस्कशन करते हैं, अच्छा तुमने 15 किए, मेरे वाले ने 27 किए हैं। मैं कहा, "हाँ।" ऐसे ही कर रहे हैं। उनके बेटे का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, 27 किया था जिसने, सारे तुक्का मार के आया था। नंबर वंबर एक्सचेंज कर लेते हैं लोग, है ना, बाद में पूछते हैं कितना हुआ आपके बेटे। मत जाना कभी उनके साथ, बहुत डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर अकेले जाओ, या फिर किसी अपने टाइप के दोस्त के साथ चले जाओ, ठीक है, जिसका खुद का भी एग्जाम हो। अपने टाइप मतलब वो वाले नहीं कि जिसका खुद का एग्जाम नहीं है, वो बाहर बाहर खड़ा होकर बीड़ी फूक रहा है, वो वाले नहीं बे। हाँ, वो अपने टाइप जिनका खुद का एग्जाम हो वहाँ पे। और एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत जल्दी पहुँचने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचो, उससे पहले नहीं। रिपोर्टिंग टाइम पे भी पहुँचते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात, रिपोर्टिंग टाइम से। हाँ, अगर तुम थोड़ा पहले पहुँच जाते हो, घर से पहले निकलो, अगर पहले पहुँच जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर मत जाओ, थोड़ा इधर उधर घूमते। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बहुत स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस क्या, एंजाइटी ज़्यादा रहती है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, वहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं। हाँ हाँ, वो जो किताब लेके पढ़ रहे हैं ना, वो यकीन मानो उनका नहीं होने वाला, तो देख के फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी का नहीं हुआ, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम। तुम एक बात बताओ, अगर किसी ने अगर किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं की है और वो एक दिन पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब एक दिन पढ़ाई करने से सिलेक्शन होना इंश्योर नहीं हो सकता है ना, तो एक दिन नहीं पढ़ाई करके सिलेक्शन होने से नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में नहीं आया। हाँ, अगर कोई इंसान साल भर पढ़ाई नहीं किया और एक दिन पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, ये तुम मानते हो ना। अगर कोई इंसान साल भर पढ़ाई किया है, एक दिन नहीं पढ़ने से उसका सिलेक्शन कैसे रुक सकता है, ऑब्वियस सी बात। ये वर्ल्ड, देखा सर, वर्ल्ड कप की बातें नहीं करेगा अभी, समझा। मैं क्रिकेट जैसा गेम जानता भी नहीं हूँ ना। हमारा नेशनल वो क्या है, हॉकी है, नेशनल खेल हॉकी है, हम हॉकी देखेंगे। कोहली, कौन कोहली, कोई कोहली नहीं जानता। हाँ, कोई भी रोहित, रोहित मैं भी नहीं जानता। मैं तो अपना नाम भी बदलवाने के लिए डाल चुका हूँ, फर्स्ट नेम कैसे चेंज हो जाए। यहाँ देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 1/(1/n+1)। अरे, n+1, यार मैं भी भूल गया। तो ये आएगा 1 - n × a⁻1 - n, ना माइनस में, क्या, और क्या आएगा a0/a, यही आ रहा है। और ये जब माइनस अंदर जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, क्या। और अब ये आएगा a-a0 इज इक्वल टू,
ये इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेट। अभी जस्ट दे क्या, मुझे भी याद थोड़ा, ये सही है ना? n-1 होगा, 1 - हाँ कॉमन लेके उधर भेज देना। इसको छाप लो। ये जनरलाइज इक्वेशन है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, n अगर जीरो ऑर्डर है तो जीरो की जगह पे n की जगह पे जीरो रख देना। हाँ, अगर टू होता है तो n की जगह टू रख देना जगह पे। बस हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की जगह पे वन मत रख, गलत हो जाएगा। जीरो आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो डिराइव किया है वो वही है। बाकी किसी ऑर्डर का हो तो इसको सही आंसर क्या। देखो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं है, भीड़ में से नहीं बोलना है, बस हाथ उठाना। तो फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी क्लास में बता सकते, लगता है कि तो जब फर्स्ट जैसा दिखेगा पर होगा नहीं। एग्जाम्पल बता सकते हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे हाँ भाई, शुगर केन, केन शुगर एक ही बात है, चलो। हाँ, केन शुगर को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? शरबत बन जाएगा। कंजी, हाँ। उससे क्या हो गया? कैसे, कैसे लगता है फर्स्ट ऑर्डर है? ऑर्डर का ऑर्डर नहीं लेते। अगर कोई शुगर है, शुगर की स्पेलिंग क्या होती है? और उसको पानी में डालते हैं, और ये हाइड्रोलाइज होके ग्लूकोज बना रहा है, फ्रक्टोज बना रहा है। शुगर का फॉर्मूला ही लिख देते हैं। यही है ना? ये कैसे तुझे फर्स्ट ऑर्डर की लग रही है? तूने ही तो कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की लगती है, पर होती कैसे लग रही है फर्स्ट? तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं, सेकंड ऑर्डर की लग रही है ना? है फर्स्ट ऑर्डर की तो सेकंड ऑर्डर बोलना नहीं। जो डेफिनेशन है, बाय द डेफिनेशन, तो ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर बोलना, तो फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिकुलरिटी टू है, और इसका ऑर्डर क्या है? वन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। बैठ जाए, खराब एकदम। बता, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? तो बगल में खड़ा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यार हम तो फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो अगर पानी एक्सेस में ढेर सारा पानी ले ले उससे क्या हो जाएगा? ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता। कोई सेकंड या थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है पर हैव करती है फर्स्ट ऑर्डर जैसे। दोनों मिल, तीनों लोग मिल के नहीं बोलोगे। नहीं जान दो, क्लास में बोलने लायक नहीं है।
इन लोग सारे काम एक साथ करते हो हैं? मतलब कुछ तो एक काम होगा जहाँ पे सब अलग अलग जाते हो। हर जगह मत कर। तू बता, खाली तू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या? एग्जाम्पल दे। यही, ये सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। पर ये फर्स्ट ऑर्डर जैसे कैसे वाटर एक्सेस में होगा तो अब जो है रेट हो जाएगा हमारा सम के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, है ना? ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट ला है, इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना। तो इसमें कितने रिएक्टेंट और इसका ऑर्डर कितना है? 0। तो इसको ऑर्डर रिएक्शन बोल, तो स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों? एक रिएक्शन याद होगी। रिएक्शन याद है? 4 HBr प्लस O2 इज इक्वल टू Br2 प्लस 2H2, क्लास में कराया हुआ रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2 आ रहा था जो ओरिजिनल वाला है उसके बात है। और इसमें मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर, तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। दिखने में तो 5 ऑर्डर की लग रही है सेकंड ऑर्डर की है। शुगर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, पानी एक्सेस में रहता है। जरा इसको एक्सप्लेन करेगा? बैठ जाओ। पानी एक्सेस में है तो शुगर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे हो गया? बोला क्यों तू? बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एनसीईआरटी ले आया गलती से। देख के बता रहा था, पढ़ भी रहा था नहीं। देखो, मुझे थोड़ा क्या बोले, क्या, लड़के को छेड़ रहा था? कौन है? ए, ये कौन नवाबी शौक वाला? देर खड़ा, खड़ा खड़ा खड़ा। तू ही था क्या? अरे जबरदस्ती उठाए, कोई तुझे नहीं उठाया, तू अपने से उठा है। कौन कमेंट पास कर रहा था? देखो, pseudo first order reaction, reaction which is higher order, सेकंड में लिखो सेकंड और थर्ड, रिएक्शन हायर ऑर्डर, सेकंड में सेकंड और थर्ड was but made to behave, but made to behave like a first order, made to behave like a first order, called pseudo first order reaction। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं,
एसिडिक मीडियम में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखा जाए, लिखा जाता है सम के इंटू कंसनट्रेशन इंटू कंसनट्रेशन, ये लिखा जाएगा। अब क्योंकि H2O का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो H2O के कंसनट्रेशन में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोले, कंसनट्रेशन अगर एक्सेस में बहुत ज़्यादा है पानी, ऐसे में H2O का कंसनट्रेशन चेंज होगा, वो चेंज लाइक चेंज नेग्लिजिबल, और अगर वो चेंज नेग्लिजिबल है H2O के कंसनट्रेशन के ऊपर इस रेट की डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और इसी वजह से ये इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसकी वजह से जो रेट हो जाता है, नया रेट लॉ ऐसे लिख, यहाँ पे के डैश क्या है, के इंटू क्या। अब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बन गई है? फर्स्ट ऑर्डर की। इस तरह की रिएक्शन को तो कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे सैंपल में लिख लिया, देखो, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन वाटर, concentration of water does not change, water does not throughout the reaction. Throughout the reaction. Can be assumed as a constant. अब जो नया वाला रेट लॉ लिखा हुआ है के हिसाब से, के हिसाब से एक रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होनी? फर्स्ट ऑर्डर। इस टाइप की रिएक्शन को समझ में आया सबको? ये समझ में आया ना? गलत है ये सब जो बकवास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पूरा गलत लिखा है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या गलती है। तीन गलतियाँ। सबसे पहले तो डेफिनीशन, एनसीईआरटी ये कहता है कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये है कौन से ऑर्डर की बे? फर्स्ट ऑर्डर की। रेट लॉ लिखा हुआ है वो कौन से ऑर्डर का लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन रिएक्शन देख के क्या लगता है कौन से ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर की। हाँ, इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे कैसे? स्यूडो की बाय द डेफिनेशन ऑफ स्यूडो, रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर जैसी लगे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की ना हो उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, ना कि एक ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की हो और लगे सेकेंड ऑर्डर की, को तो हम क्या बोलेंगे बे? स्यूडो सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। डेफिनेशन में ही फ्लॉज, डेफिनेशन ये यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी में। एक ऐसी रिएक्शन जो लग रही है सेकंड ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट बोलने लग जाएंगे, क्यों बोलेंगे उसको? सेकंड बोलेंगे ना भाई। डेफिनेशन सब गलत। एनसीईआरटी लिख तो काट देना। पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है।
ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर की लग रही है? तो फर्स्ट ऑर्डर की है। हाँ हाँ, वो वाली डेफिनेशन मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं गलत बताते हैं, सब समझा। दूसरा, वाटर का एक्टिव मास कहाँ लिखते हैं बे? जब वाटर एक्सेस में होता है, एक्सेस में रखे हुए सब्सटेंस का एक्टिव मास तो हम वैसे भी कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे वाटर का एक्टिव मास जरूरत ही नहीं थी, और उसको अलग से उसको मल्टीप्लाई करके के डैश लिखने की भी जरूरत नहीं थी। वाटर का सेंस ही नहीं, लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अ, क्या ऐसे रिएक्शन देख के रेट लॉ लिखा जा सकता है क्या? रिएक्शन लिखा हुआ है उसको देख के रेट लॉ लिख दोगे? ये कहाँ लिखवाया गया? ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है? नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 5-6 स्टेप में होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे क्या? और इस रिएक्शन अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो देख के रेट लॉ लिखा ही नहीं जा सकता। रेट लॉ कैसे लिखा जा सकता है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स बिना देखे से, बिना एक्सपेरिमेंट। देखो, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है? हाँ, तो अब ये मत कहना कि सर आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी गलत है। हाँ, यहाँ पे गलत। एक्चुअली में जो रेट लॉ होता है, एनटीए जो सही है उसको मानेगा। ठीक है, एक्चुअल में जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये आता। तो H प्लस के कंसंट्रेशन के रेट डायरेक्टली कैसे पता चला भाई? एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब H प्लस का कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा था? डबल। और जब एस्टर का कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल। ये रेट लॉ लिखा गया। इस रेट लॉ के हिसाब से ये रिएक्शन है, ये कौन से ऑर्डर की बनती है? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की reaction। पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब आर को लिखते हैं ऐसे, डी एस्टर बाई डी टी, ये इसके बराबर आता है 93। ये आएगा। क्या करें? इसको थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं। डी टी को क्या करो, उठा के ले जाओ उधर, और इसको उठा के ले आओ। यही तो करते थे इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। और इसके बाद क्या करते थे? इंटीग्रेट कर। पर तुम्हें पता है, यहाँ H प्लस आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। H प्लस आयन कहाँ पर है? H प्लस आयन कैटलिस्ट है, दिख रहा है ना? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा? रिएक्शन में ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो H प्लस आयन कांस्टेंट है, ये कंसेंट, ये इंटीग्रेशन वाले टर्म से क्या आ जाएगा? बाहर। और अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे, ये किस टाइप का इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेगा? फर्स्ट ऑर्डर ई ए बाई, ये कभी किए हो? जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका इक्वेशन कैसा आएगा? फर्स्ट ऑर्डर जैसा आएगा, लॉग वाला। दिख रहा है? और क्यों फर्स्ट ऑर्डर जैसा आ रहा है? क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? एक्चुअली में कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एक्चुअली में कांस्टेंट। ये H प्लस इंटीग्रेशन वाले टर्म से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसा बनता है? फर्स्ट ऑर्डर। पर रेट लॉ क्या बनता है? सेकेंड ऑर्डर। है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट या सेकेंड पे? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। और इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे आता है? फर्स्ट ऑर्डर जैसा। ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पर एक्चुअली में कौन सा ऑर्डर होता है? सेकेंड ऑर्डर। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअल reaction which are actually a second order reaction but follows first order integrated equation। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन। रिएक्शन which are actually
द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर created first order created are called pseudo first order reaction. एग्जाम्पल में ये लिख ले, all acidic hydrolysis all acidic reactions are acidic reactions. जब H+N का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, और एस्टर का कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और इंटीग्रेट करने पे फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन आ रहा है। और देखो मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से नीट अभी तक है खाली डेफिनेशन, पर अगर कभी एग्जाम में आता है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका आंसर आएगा एनसीईआरटी में जो टाइम जेई में भी नहीं आया था। हाँ, नहीं हर साल पढ़ाता था, पर एक साल आ गया। कौन प्राणी है? उन्होंने इसकी पिटाई नहीं करी क्या? ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।